Hello friends, I welcome you all back to our channel UPSC Educare. As you all know, we are heading with NCERT series. In it, we are doing the NCERT of class 6 and which NCERT? तो history की NCERT. We are doing the history NCERT. Okay. Till now, we have done total 3 chapters. In last 3 days, we have done 3 chapters. Today, we are going to begin with the next chapter, that is chapter number 4. The chapter is what your books and burials tells us. तो बुक्स और बरियल्स जो है ये हमें क्या बताते हैं. बुक्स आपकी किताबें, जो कुछ भी लिखा गया है उस टाइम पीरियड पे वो. बरियल्स आपकी जो डेड बॉडीज जिनको दफना दिया गया है. ओके, तो वो सब हमें क्या बताते हैं उसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे. तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. So the first topic is one of the oldest literary sources in the world. The first question is what is the literary sources? Literary sources होता क्या है? जितना भी आपका written source होता है ना, written source आपके books हो गई, ओके, वेद है, पुराण है, पिटकास है, जो कुछ भी written format में है, ओके, इन written format, जो भी आपको information मिल रही है वो सारा सोर्स बनता है आपका लिटरेरी सोर्स. ओके, तो लिटरेरी सोर्सेज हमें क्या पढ़ना है कि ओल्डेस्ट जो है, जो सबसे पुराने लिटरेरी सोर्स हैं वर्ल्ड के, वो कौन से और उनसे हमें क्या पता चलता है, ये हमें जो है इस चैप्टर में पढ़ना है, इस टॉपिक में पढ़ना है. तो शुरू करते हैं. पहला आता है वेद. आपको पता होगा हमारे टोटल 4 वेद हैं. ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है. ऋग्वेद इन सब में सबसे पुराना है. इन सब में क्या है, सबसे ज़्यादा पुराना है, जिसका कॉम्पोजिशन जो है वो अराउंड 3500 ईयर्स अगो हुआ है. ठीक है, ये बने तो इतने टाइम पहले थे, लेकिन इनका जो फर्स्ट टाइम का जो प्रिंट आउट है वो 200 ईयर्स अगो का ही है. ठीक है, इसका मतलब इसको सेंचुरीज के बाद में लिखा गया है, जब ये हकीकत में बने और पहली बार इसको पेन डाउन किया गया, पहली बार इसे लिखा गया. इस टाइम में बहुत सारे सेंचुरीज जो है वो निकल गई थी, बहुत ऑफ लेट इसको लिखा गया है. अब बात करते हैं इसका कॉम्पोजिशन. इतने साल पहले हुआ, लेकिन हुआ कहाँ पर, तो नॉर्थ वेस्ट में हुआ. कहाँ पर हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में. तो आपको लोकेशंस पता है, नॉर्थ, साउथ, this is east, this is west. And if we are talking about north west यानी north and west यानी in between, ये जो in between डायरेक्शन है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो है, इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. यानी यहाँ पर कंपोज हुई थी आपकी ऋग्वेद. कितने साल पहले, 3500 ईयर्स अगो. पहली बार प्रिंट कब हुई है, 200 ईयर्स अगो. ठीक है, ये बेसिक डाटा है जो आपको मालूम होना चाहिए. ये नॉर्थ वेस्ट क्या इंडिया के नॉर्थ वेस्ट नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट. ओके, देन इस ऋग्वेद में ये सब कुछ है, ठीक है, समझ आता है. इसमें है क्या क्या, इसमें हाइम्स है. ठीक है, और एक आधी हाइम्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक हाइम लिख करके छोड़ दिए, नहीं. ओके, अगर हम बात करें इसमें टोटल कितनी हाइम्स है, तो थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स है इसमें, बहुत सारी, हजारों हाइम्स लिखी हुई है इसमें. ओके, इन हाइम्स को बोलते क्या है, इनको बोलते हैं सूक्ता. क्या बोलते हैं, सूक्ता, SUKTA, सूक्ता. इस सूक्ता का मतलब होता है वेल सेड, यानी बहुत अच्छा बोला, वेल सेड. ठीक है, तो ये जो हाइम्स है इनको बोलते हैं सूक्ता. सूक्ता का मतलब होता है वेल सेड. तो ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा हाइम्स लिखी हुई है जिनको सूक्ता बोलते हैं, जिसका मतलब होता है वेल सेड. ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसमें भगवानों के प्रेज पे बहुत ज़्यादा लिखा है, उनकी तारीफ में बहुत कुछ लिखा है. तो कुछ इंपॉर्टेंट गॉड उन्होंने जो है वो अग्नि, जो आपके आग के हैं, इंद्र, दैट इज वॉरियर गॉड. ये आपके इंद्रदेव बारिश वाले नहीं है, इट इज वॉरियर गॉड, लड़ाई के देवता है. ओके, देन कम्स योर सोम. ये एक स्पेशल तरीके की ड्रिंक होती थी जो आपके भगवान के चढ़ती थी. आपको पता होगा जो आपके बहनों भगवान होता है उनको मदिरा चढ़ता है. ओके, क्या चढ़ता है, मदिरा. ठीक है, शिव जी को भांग चढ़ती है. ठीक है, तो वैसे ही सोम जो है वो भी एक ड्रिंक है, स्पेशल तरीके की ड्रिंक है, जिसे एक पौधे से निकाल के बनाया जाता था और वो चढ़ाते थे.
तो इन सब के बारे में, इनके प्रेज में बहुत सारी हाइम्स जो हैं वो लिखी हुई हैं, बहुत सारी पोएम वगैरह सब कुछ इनके बारे में लिखा हुआ है। अब इन हाइम्स को कंपोज किसने किया? तो सेज ने, ठीक है। इन सेजेस को क्या बोलते हैं? ऋषि। आपके जो ऋषि मुनि होते हैं, इन्होंने बैठ करके इसे कंपोज किया गया था। ओके, अब जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ और आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। यानी मैं चीज़ों को रिसाइट कर रही हूँ और आप चीज़ों को सुन रहे हो। वेद सबसे पहले इसी तरीके से आगे कन्वे किए जाते थे। जैसे जो प्रीस्ट होते थे, जो पंडित लोग होते थे, वो रिसाइट करते थे, ठीक है। एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे, उसको धीरे धीरे बहुत ही केयरफुली तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स होते थे वो सारे सुनते थे और उसे याद करते थे, उसको मेमोराइज करते थे, ठीक है। उसके बाद में ये सब कुछ जो है आगे आने वाली जनरेशन को ये ट्रांसफर करते थे। यानी ये रिसाइट करके ही ट्रांसफर की जाती थी, कहीं पे नोट डाउन नहीं किया गया। मोस्टली इनको कंपोज करने वाले ऐसा कंसिडर करते हैं कि मैन ही थे, विमेन्स इसमें नहीं थी, मोस्टली मैन ही थे जिन्होंने इस चीज़ को लिखा है, कंपोज किया, इसको बनाया है। कई जगह पे हमें विमेन का भी जिक्र मिलता है कि कुछ एक ऐसी भी है जो विमेन ने लिखी है। मोस्टली किसकी है? मेन की। फ्यू किससे लिखी हुई है? विमेन से। ओके, अब बात करते हैं अगर ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद लिखी कौन सी लैंग्वेज में गई है? कुछ होगा। ऋग्वेद जो अभी वाली संस्कृत नहीं, पुरानी ओल्ड जो आपके वैदिक काल की जो संस्कृत है, वैदिक पीरियड मीन्स वो टाइम पीरियड जिसमें आपके ये वेदास लिखे गए थे, हम उसे वैदिक टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, तो वेद काल की जो संस्कृत थी, आज वाली संस्कृत नहीं है, उस टाइम पीरियड वाली जो संस्कृत थी उसमें लिखे गए ये वेद, आपका ऋग्वेद उसी में लिखा गया है। ओके, सो इतना इसमें दिया हुआ है। अब इसमें देख सकते हो कंपोज किसने किया है? सेजेस यानी ऋषि मुनि ने, मोस्टली मेन ने किया है, थोड़ी बहुत है जो विमेन ने भी किया है। ऋग्वेद ओल्ड वैदिक संस्कृत में लिखी गई है, उसे रिसाइट और हियर किया जाता था। सेंचुरीज के बाद में उसका कॉम्पोजिशन हुआ है ना, उसके सेंचुरीज के बाद में उसे लिखा गया है। पहला प्रिंट 200 ईयर्स अगो इसका निकला था, ये ब्रिटिशर्स ने निकाले थे। ओके, तो यहाँ पर इसमें इस टॉपिक में आपके पर्टिकुलरली इतनी ही डिटेलिंग दी हुई है जो यहाँ पर अभी खत्म होती है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। जो आपके हिस्टोरियंस है, जो आपके पास्ट को पढ़ते हैं, दोज हु स्टडी पास्ट, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? दोज हु स्टडी द रिमेन्स, या फिर आपके जो ऑब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उसकी स्टडी करने वाले कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये बेसिक था टर्म का डिफरेंस जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, ठीक है, वो कैसे पढ़ते हैं, उनका क्या है? देखो, आर्कियोलॉजिस्ट तो पढ़ ही रहे हैं मटेरियल रिमेन्स को, ठीक है, और इसके साथ साथ में क्या करता है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में जितने भी लिटरेरी सोर्सेज है जो आपके रिटन में अवेलेबल है, इन सोर्सेज को भी पढ़ने का काम कौन करता है? आपके हिस्टोरियंस। और फिर एक नतीजा निकालते हैं कि एग्जैक्टली उस टाइम पीरियड पे कैसी थी। मतलब मैं आपको एक डब्बा दे रही हूँ खाली, ठीक है, और मैंने बुक में लिख करके दे दिया कि मैंने इस डब्बे में बहुत सारी टॉफी 100 टॉफीज फिलअप करके दी है। अब जिसको मैंने बोला है वो क्रॉस चेक कैसे करेगा? वो इस डब्बे को भी देखेगा और मेरे स्टेटमेंट को भी देखेगा, क्या मैच कर रहा है, ठीक है। मैंने लिखा है कि मैंने एक डब्बा भी दिया है और उसमें 100 टॉफी भी दी है, लेकिन मैंने दिया आपको खाली डब्बा है, तो कैसे पता चलेगा कि सच क्या है? तो वो डब्बा भी मंगवाएगा और देखेगा कि मैंने जो लिखा है उसमें कितना सच है, फिर वो बोलेगा नहीं 100 टॉफी तो नहीं डाली, खाली डब्बा ही डाला था। तो वैसे ही हिस्टोरियंस करते हैं, जो सामान उन्हें मिल रहा है उसे देखते हैं, फिर जो लिखा हुआ है उसे देखते हैं, फिर इन दोनों को मैच करके पता करते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे झूठ बोला है और ये यहाँ पे सच बोला है, तो उसका सच झूठ का वो ऐसे पता करते हैं। ओके, मूविंग अहेड, इसमें एग्जैक्टली दिया क्या है? कुछ हाइम्स जो है ना ऋग्वेद की, वो डायलॉग फॉर्मेट में लिखी हुई है। किस फॉर्मेट में? डायलॉग फॉर्मेट में है। इसका एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, वो है आपके विश्वामित्रा का, और दो नदियां हैं, ब्यास और सतलुज। ये ब्यास और सतलुज जो है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। इंडस रिवर, अब दिमाग में आएगा रिवर इंडस तो कहीं पड़ा है, हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन पिछले ही चैप्टर में करके आए हैं, जिसका दूसरा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन।
तो उसी रिवर की ये दो ट्रिब्यूटरीज है। क्या है? ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होता है ये भी मैंने बताया था। जब एक मेन रिवर में छोटी छोटी रिवर्स आकर के मिलती है और उस मेन रिवर में पानी ऐड करती है, हम उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। वही अगर एक बड़ी रिवर से बहुत सारी अलग अलग जगह पे जाती है, छोटी छोटी नदियां निकलती है, तो उन नदियों को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये पानी दूर लेके जा रही है नदी से, ये पानी के नदी के अंदर लेके आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस भी था। तो व्यास और सतलुज के साथ में विश्वामित्रा जो है ये बात करते हैं और उस बातचीत को जो है रिकॉर्ड किया गया है। एज एन एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको इसको। ठीक है, ऋग्वेद में ये चीज़ रिकॉर्ड की गई, तो कुछ चीज़ें जो है वो डायलॉग फॉर्मेट में भी रिकॉर्डेड है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये स्टोरी क्या है। ये आपकी एक ना बॉक्स में दी हुई है, विश्वामित्रा और रिवर करके ये जो स्टोरी है ये दी हुई है। तो ये स्टोरी है क्या कि ना बहुत सारे माउंटेन्स हैं और वहाँ से आपकी रिवर आ रही है, तो है ही ना, आपके हिमालयाज हैं, वहाँ से आपके गंगा रिवर आ रही है, बाहर से बह करके ब्रह्मपुत्र भी आ रही है। तो उसके बारे में इन्होंने दी हुई है। इस तरफ इंडस है, ऐसे गंगा रहती है और ऊपर से ऐसे ब्रह्मपुत्र आती है। ये एग्जैक्ट फॉर्मेट है। इंडस ये उसका ट्रिब्यूटरीज वगैरह, यहाँ पे गंगा ये उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह, और यहाँ से ऐसे बह के आ रही है ब्रह्मपुत्र। तो अभी बात हो रही है इंडस की। इंडस में भी ब्यास और सतलुज दो नदियां हैं उनकी। तो है क्या, इसमें बोलते हैं कि विश्वामित्रा जो है ना, वो दो नदियां जो आपके ब्यास और सतलुज, उनको बोल रही है कि तुम माउंटेन से ना हॉर्सेस की तरह आ रही हो, हॉर्सेस की तरह, और काल्स की तरह। काल मतलब पता है ना, गाय के बच्चे जो होते हैं उनके लिए, कि आप दो शाइनिंग काउस की तरह आ रहे हो, आपकी स्पीड है हॉर्सेस के जैसी। ठीक है, तो वो कह क्या रहा है, वो इन लास्ट ये कह रहा है कि ना अपना पानी का भाव थोड़ा कम करो, इतना जोर से मत बहो, मुझे ना रिवर को जो है क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। तो वो जो रिवर्स है वो बोलते हैं कि एक बार हम बहना शुरू कर देना तो उसके बाद में हम रुकती नहीं है, तो तुम हमसे जो है प्रेयर करो, तो माइट भी कुछ हो सकता है। तो विश्वामित्रा जो है ना वो ये कहते हैं कि तुम बहती रहो, मैं तुम्हें रुकने को नहीं बोल रहा, तुम बहती रहो, लेकिन प्लीज तुम्हारा पानी ना एक हद से ऊपर नहीं लाना, उतना ही लाना जितने में मैं डूबूं नहीं, और आराम से ये जो रिवर है ना ये क्रॉस कर लूं। ऐसा नहीं हो कि पानी मेरे सर के ऊपर से निकल जाए और मैं डूब के मर जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिवर जो है ना वो बोलते ठीक है, हम तुम्हारी ये बात सुनते हैं, और है ना तुम आराम से सेफली जो है वो इसको रिवर को जो है क्रॉस कर लो। ठीक है, ये स्टोरी है। तो हिस्टोरियंस ने इससे कंक्लूजन क्या निकाला है कि जो आपके सेजेस थे, ऋषि मुनि थे, वो रिवर्स के आसपास रहते थे। फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन है कि काउस जो है और जो हॉर्सेस है, ठीक है, काउस हो गई और जो हॉर्सेस है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी, जिसकी वजह से उसने रिवर को काउस और हॉर्सेस से ही कंपेयर किया है। ये हो गई सेकेंड थिंग। उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें जिक्र मिलता है हाइम्स में। इवन जो रिवर सरस्वती है, ठीक है, सरस्वती रिवर है, उसका भी हमें जो है जिक्र मिलता है हाइम्स में। लेकिन आपके दो रिवर्स, एक गंगा और एक आपकी यमुना, ये जो दो रिवर्स हैं इनका हमें सिर्फ एक ही बार नाम मिलता है, ओनली वंस, ओनली वन टाइम। उनका नाम कितनी बार मिलता है? ओनली वन टाइम। तो ये बेसिक कंक्लूजन से उन्होंने निकाले कि नदियों के बारे में पता था, उस टाइम पे इम्पोर्टेंट क्या क्या था, ऋषि मुनि रहते कहाँ कहाँ थे। तो ये सारे कंक्लूजन उन्होंने एक इस एब्स्ट्रैक्ट से निकाल लिए हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज केटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। देखो, ऋग्वेद में ना बहुत सारी प्रेयर्स दी हुई है, ठीक है। उन प्रेयर्स में से जो प्रेयर्स किस किस के लिए लिखी गई है, तो कैटल के लिए लिखी है, हॉर्सेस के लिए लिखी है और चिल्ड्रन के लिए लिखी है। चिल्ड्रन में जनरली जो मोस्टली है ना वो बेटे के लिए लिखी गई है। ओके, वी हैव अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पे बेटे को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पे हमें सन्स के ऊपर जो है ना वो आपको हाइम्स जो है वो मिलती हैं। ओके, उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है कि हॉर्सेस जो है ना उनको चैरियट से जोड़ करके फिर बैटल्स के लिए वो जाते थे, फिर वहाँ से वो लड़ाइयाँ जब करते थे तो एक जना विक्टर होता था, ठीक है। तो जो जीतेगा, जिसको विक्ट्री मिलेगी, वो वॉर कर क्यों रहा था, वो क्या लेकर के क्या आया, तो वो कैटल लेकर के आएगा, वहाँ से लैंड को एक्वायर करेगा,
पानी के लिए लड़ाइयाँ होती थी, लोगों को कैप्चर करके लेके आते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे आपकी सोसाइटी ग्रो करेगी ना, वो अपने लिए काम करने वाले रखना शुरू कर देगी। जैसे गाँव में जाओगे तो आपको घर में काम करते हुए उनके घर की खुद की जो फीमेल स्टाफ होता है वही काम कर रहे हैं, उनका मेल स्टाफ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाओगे, सिटीज़ में जाओगे, तो आप देखोगे कि दे आर हायरिंग सर्वेंट्स इन देयर होम्स। ओके, वो अपने अपने घर में नौकर ला करके रख रहे हैं। तो वही बात है, वो पीपल को कैप्चर कर रहे हैं, उनके लिए स्लेव्स वगैरह की ज़रूरत है, इसलिए थी ये सारे जो है ना वॉर का रीज़न बनते थे। ओके, तो लड़ाइयाँ इस चीज़ के लिए होती थी। और वो जितनी भी, जैसे जो भी युद्ध जीतेगा, ऑब्वियस सी बात है उसको बहुत सारा जो है बाउंटी मिलने वाला है, ठीक है, बहुत सारा वेल्थ मिलेगा। तो उस वेल्थ को वो क्या कर लेते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। कुछ वेल्थ लीडर्स को दे देते थे, जो रूलर्स है उनको। कुछ प्रीस्ट, जितने भी आपके ब्राह्मण पंडित वगैरह थे, उनको दे देते थे। कुछ जो है ना वो आम जनता में वो बांट देते थे। और कुछ जो है वो यज्ञ में, यजना मीन्स आपके यज्ञ जो होते थे उनमें सेक्रीफाइसेस के लिए यूज कर दिए जाते थे। सेक्रीफाइसेस मतलब बलि दे दी वगैरह, तो उन सब में यूज कर देते थे। ऑफरिंग अगर बात करें ना, गॉड को ऑफर क्या क्या करते थे, तो घी को करते थे, आपके ग्रेन को ऑफर करते थे, और कहीं कहीं पे ना एनिमल्स भी ऑफर किए जाते थे। ठीक है, कहीं कहीं पे जो है एनिमल्स भी ऑफर किए जाते थे। ओके, उसके बाद में वॉर्स में पार्टिसिपेट कौन करता था, आप ये भी पूछोगे ना कि लड़ाई लड़ने कौन जाता था, वर फीमेल्स इंक्लूडेड इन इट? नहीं, जनरली मेन जो थे ना, दे यूज्ड टू टेक पार्ट इन द वॉर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द आर्मी, वाज इट अ रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी? नो, इट वाज नॉट अ रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी। लोग क्या करते थे, असेंबलीज होती थी, वहाँ पर सारे जो है इकट्ठे होते थे, दे यूज टू मीट ओवर देयर। तो वो जब वहाँ पे whenever they met, what they used to do was they used to discuss the matter of war and peace। तो वहाँ पे वो वॉर और पीस यानी युद्ध और शांति दोनों की जितना जो भी मैटर है उसके बारे में एक डिस्कशन होता था। क्या होता था? एक डिस्कशन होता था। और यहीं पे जो जितने भी लोग ब्रेव थे और जो स्किलफुल वॉरियर्स थे, उनको ऑप्ट करके जो है युद्ध के लिए भेज दिया जाता था। ठीक है, स्किलफुल वॉरियर्स जो हैं, क्योंकि देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसे इंसान को नहीं ऑप्ट कर सकते हो कि जो सामने वाला तलवार लेकर के खड़ा है और आपने उसको बोला कि तू हमारे लिए युद्ध कर, पता चले वो तलवार उसने ना उससे निकाली नहीं, उससे पहले तो बंदा भाग गया हमारा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें बहुत ब्रेव लोग चाहिए। और ऐसे ऐसे को भी आप खड़ा नहीं कर सकते जो ब्रेव तो बहुत है लेकिन उसे तलवार पकड़नी ही नहीं आती, तो ऐसे इंसान का भी क्या करोगे? सो दे नीड बोथ द स्किल्स, ब्रेव भी चाहिए था उन्हें और स्किलफुल वॉरियर्स भी जो है उन्हें चाहिए होते थे। तो असेंबलीज जो थी ना, वो मिल करके सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं असेंबलीज में? वॉर भी वही बता रहे हैं, पीस के बारे में, शांति के बारे में भी वही डिस्कशन कर रहे हैं। जितने भी आपके ब्रेव लोग हैं, आपके स्किलफुल वॉरियर्स हैं, उन सबको ऑप्ट भी, उन सबको चुनते भी वही थे कि कौन युद्ध में जाएंगे। एंड जनरली हु वर दे वर मेन ओनली, जनरली मेन। हमें फीमेल का जिक्र नहीं मिला है कहीं भी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आप इसको भी नोटिस करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसका। ओके, सो असेंबलीज दे यूज टू डिस्कस वॉर पीस, दे यूज टू चूज लीडर्स ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स होने चाहिए। जाहिर सी बात है लीडर्स उल्लू जैसे नहीं हो सकते हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो कभी भी लीड नहीं कर सकते हैं। आप एक अच्छा पावरफुल लीडर लोगे, बेटर है इंडिया के गवर्नमेंट को देख लो, आपको खुद ही समझ आएगा। यू हैवंट ऑप्टेड फॉर your Rahul Gandhi, you are opting for Narendra Modi. Why? Because he have that leadership qualities। उसमें उनमें उतनी स्किल्स है कि वो इंडिया को ना अपलिफ्ट कर सके। कुछ ना कुछ तो जनता ने देखा होगा ना। अब इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन लेकर के इंडिया बैठा है, वन अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इवन। अभी तो नंबर 1 पे इंडिया, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो ये सारा जो डाटा वगैरह है, इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि यू आर हैविंग अ पीएम कॉन्जिक्यूटिवली फॉर 10 ईयर्स, बिना किसी स्किल के तो पॉसिबल नहीं है। तो पीपल हैव होप फ्रॉम इट एंड ही पजेस दैट स्किल्स। ओके, उनमें वो क्वालिटी है कि वो हमारे पीएम बने। सो सिमिलरली उन्होंने भी अपने लीडर्स जो है वो ब्रेव और स्किलफुल चूज अप किए थे, ऐसे ही नहीं किसी को भी उठा करके बना दिया। ओके, देन मूविंग अहेड, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। ओके,
लोगों का डिस्क्रिप्शन जो है वो अलग अलग जगह पे हमें मिल जाता है। किस टर्म हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो काम कैसा करते हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं तो अपने काम से हो सकता है कि कोई ब्राह्मण ठीक है, हो सकता है कोई लीडर है तो वो क्षत्रिय हो सकता है कोई मर्चेंट क्लास में आता हो, कोई ट्रेडर्स वगैरह है तो वो सारे शूद्राज में आ रहे हो, सॉरी वैश्याज में आ रहे हो। और हो सकता है कि कुछ वो लोग हैं जो मैनुअल लेबरिंग वगैरह करते हैं तो वो सारे शूद्राज में। तो योर वर्क इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर। सेकेंड थिंग इज अबाउट द लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या है, ये चीज़ नोटिस की गई है कि जो ब्राह्मण्स थे और जो राजा थे, ठीक है ना, वो सारे जनरली क्या करते थे, आपके संस्कृत लैंग्वेज जो है ना वो उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी। जबकि ऑर्डिनरी पीपल की अगर आप बात करोगे, उनके कस्टम्स उनके कल्चर्स ऑब्वियस सी बात है वो राजा महाराजा से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो उनकी फैमिली का, कम्युनिटी का, रहने का तरीका, वो क्या बोल रहे हैं, ये सारे वो कहाँ पे रह रहे हैं उसी चीज़ से बिलोंग करता है। इफ़ यू आर गोइंग टू विजिट इंडिया, ओके, अब पूरा इंडिया घूमो तो आप देखोगे हरियाणा में लैंग्वेज अलग है, पंजाब में अलग है, राजस्थान में अलग है, महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज अलग है, एमपी की अलग है। तो सबका अपना अपना लोकल लैंग्वेज है, अपना अपना कल्चर है। सिमिलरली आप लोगों को जब डिस्क्राइब करते हो तो लैंग्वेज बेसिस पे भी करते हो, वो कहाँ पे रह रहे हैं कि ये राजस्थानी है, ये हरियाणवी है, ये पंजाबी है, तो हम उस बेसिस पे भी देखते हैं। फिर फैमिली, वी हैव जॉइंट फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज, ठीक है, तो ये जो फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन भी जो है वो हम देखते हैं। वी हैव वेल्दी फैमिलीज, वी हैव पुअर फैमिलीज, तो ये सारे ही टाइप होते हैं। देन कम्स अबाउट कम्युनिटीज। आप राजपूत हो, आप जाट हो, आप ब्राह्मण हो, ठीक है, आप बनिए हो, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी कम्युनिटीज से डिस्क्राइब होती है। देन कम्स योर कल्चरल प्रैक्टिसेस। आपके कल्चरल प्रैक्टिसेस भी अलग होते हैं। अगर आप स्टेट, फॉर सपोजिटली आप राजस्थान में रह रहे हो तो यहाँ पे भी अलग अलग फैमिली के अलग अलग कल्चर है। गंगानगर का कल्चर जो है वो बीकानेर से नहीं मिलेगा, बीकानेर का जोधपुर से नहीं मिलेगा, जोधपुर का जयपुर से नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सारा कल्चरल डिफरेंस जो है वो बेसिकली रहता है। तो हम इन बेसिस पे जनरली पीपल को डिस्क्राइब करते हैं, लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। मूविंग अहेड, अगर ऋग्वेद की बात करें, एज पर ऋग्वेद, तो उसने वर्क के बेसिस पे दो कैटेगरीज निकाली है, एक है प्रीस्ट क्लास और एक है ब्राह्मण क्लास। ओके, देन जितने भी रिचुअल्स होंगे वो सारे कौन करेगा, आपके प्रीस्टली क्लास करेगी। और राजाज वगैरह क्या करेंगे, वो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द पीपल। ओके, वो लोगों की रक्षा करने वाला काम करता है, वॉर वाला काम करेंगे। ओके, दे विल लुक आफ्टर द पीपल। ओके, लुक आफ्टर पीपल। ओके, ये सारा काम कर रहे राजास और ब्राह्मण्स लोग। इसके बाद में आता है कम्युनिटी की बात करो तो इसमें ऋग्वेद ने क्या बोला है, कम्युनिटीज के बारे में क्या बोला। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, राजास का ऑटोमेटिक सक्सेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं राजा था तो कल को मेरे बच्चे राजा होंगे और मैं राजा हूँ इसका मतलब मेरे पिताजी भी राजा थे और मेरे दादाजी भी राजा थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा सिस्टम नहीं था। असेंबलीज जो थी, हमने देखा है ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर्स जो थे उनको इलेक्ट करके जो है राजा बनाया जाता था। ठीक है, ये एक चीज़ है जो आप ध्यान रखना कि ऑटोमेटिक सक्सेशन नहीं था, दे वर चोजन बाय द असेंबलीज। टॉकिंग अबाउट पीपल इन कम्युनिटी, इसके बारे में अगर आप बात करोगे तो यू विल सी कि जन और विश दो वर्ड्स है, जन और विश ये दो वर्ड्स है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। ओके, इसमें है क्या, लोग, ये एक हिंदी वर्ड्स है वैसे, जन मतलब लोग, जन मतलब लोग। ओके, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग वर्ड्स है, इन सबको मिला करके बनाया गया है। जो वैश्या वर्ड आता है ना, वैश्या जो आपके मर्चेंट क्लास वगैरह कम्युनिटी के लिए यूज होता है, उसी से विश वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है। इसका मेंशन जो है बार बार मतलब हमें मिलता है। इट इज ऑफन सीन दैट दीज वर्ड्स आर यूज्ड। एग्जाम्पल में जैसे पुरुजन यूज किया गया, पुरुविश भी बोलते से, भरत जन हो गया भरतविश, यदुजन यदुविश, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज है जो आपको देखने को मिलती है। ओके, देन नेक्स्ट इज अबाउट इन हाइम्स को कंपोज किसने किया, तो जो हाइम्स को कंपोज करते थे उन लोगों को बोलते हैं आर्यास। ठीक है, उन्हें क्या बोलते थे, आर्यास। जबकि जो कंपोज नहीं करते थे उन्हें बोलता था दासास या फिर दास्यूस। दासास और दास्यूस जो है उनको बोलते थे। ओके,
ये क्या करते थे, दे वर द पीपल हु वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइसेस एंड दे प्रोबेबली यूज टू स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, लाइक इफ द हायर क्लास अपर क्लास पीपल आर स्पीकिंग संस्कृत लैंग्वेज फॉर से, so they are the people who are speaking the another language. It might be Prakrit, it might be any other language, but other than Sanskrit. Okay, these this term, this das and the dasas, okay, the दासी भी वर्ड यूज होता है फीमेल्स के लिए, ओके, दास इज फॉर मेल, दासी इज फॉर फीमेल, ओके। ये जो वर्ड्स है ये लेटर जो है इट गॉट एसोसिएटेड विद द टर्म स्लेव्स, इसको बाद में जाकर के ना स्लेव टर्म से एसोसिएट करना, लिंक करना शुरू कर दिया। स्लेव्स जनरली मेन विमेन दोनों ही होते थे, और अक्सर ये वही लोग होते थे जिनको वॉर के टाइम पे कैप्चर किया जाता था, सो दे वर द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, POW, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। लड़ाई में जिन लोगों को पकड़ के ले आए वही अक्सर जो है ना वो स्लेव्स का काम करते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर्स। इफ आई एम द ओनर ऑफ अ स्लेव इट विल बी ट्रीटेड एज माई प्रॉपर्टी। जैसे मैं अपनी ज़मीन पे अपना हक जता सकती हूँ ना, वैसे ही मैं अपने स्लेव्स को भी हक जता लेती। तो दे वर ट्रीटेड लाइक प्रॉपर्टी, एज इफ मेरी प्रॉपर्टी है बेसिक, वैसे ट्रीट किया जाए। दे वर नॉट गिविंग द ह्यूमन ट्रीटमेंट। ये जो ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो अभी हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बहुत बहुत ऑफ लेट शुरू हुआ है 1990s के अराउंड, 1970s के अराउंड इन्होंने जा कर के ये मतलब बहुत ज़्यादा ओवरली कंसर्न वाला टॉपिक बना है। इफ़ यू विल लुक अराउंड 1850s एंड अराउंड, तो वहाँ पे क्या है, स्लेव ट्रेड चल रहा था। इवन स्लेव ट्रेड वाज गोइंग ऑन। अफ्रीका इंडिया से स्लेव लेके जा रहे थे ब्रिटिशर्स प्लांटेशन वगैरह के लिए। सो वहाँ पर ये इतना कॉन्सेप्ट अब नहीं था। ये कॉन्सेप्ट जो बहुत रिसेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, मूविंग अहेड, ये इनका कॉम्पोजिशन ऑलरेडी टोल्ड यू, नॉर्थ वेस्ट में जो सब कॉन्टिनेंट में है वहाँ पे किया गया था। तो इस टॉपिक में इतना ही दिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। अब मेगालिथ मीन्स बिग, मैंने मेगा मतलब बताया था, मेगा मीन्स बिग, लिथ्स मीन स्टोन्स। Okay, these big stones are also known as boulders. क्या बोलते हैं इसे, बाउल्डर्स, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े स्टोन बाउल्डर्स जो हैं, बिग स्टोन्स जो है, ये हमें अराउंड 3000 ईयर्स अगो ही जनरली जो है मिलते हैं। एग्जैक्टली इसमें क्या है, मान लो किसी इंसान को इसमें दफना दिया, तो इसके चारों तरफ है ना पत्थर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रख देंगे। इससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पर जो है ना एक बरियल है, यहाँ पे किसी की डेड बॉडी को दफन किया हुआ है, इसको बरी अप किया हुआ है। इससे ये चीज़ पता चलती है। ये प्रैक्टिस जो है ना, दिस प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग ऑल दीज मेगालिथ्स, ये मेगालिथ वगैरह खड़े करने की, बाउल्डर्स लगाने की जो प्रैक्टिस है, इट वाज स्टार्टेड अराउंड 3000 ईयर्स अगो, and it was not just prevalent in one or two parts, it was prevalent in many other parts. Okay, so it was popular all around the subcontinent. Basically the majority of them are found around Deccan, the South India, Northeast और कश्मीर। इन इलाकों में सबसे ज़्यादा जो ये चीज़ें हैं ना, ये हमें देखने को मिलता है। ओके, देन वॉज इट ऑन द सरफेस और अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड भी था, ऑन सरफेस, ऑन ग्राउंड, अंडरग्राउंड होगा ये, ओके। अंडरग्राउंड, वॉज इट ओनली ऑन द सरफेस और अंडरग्राउंड एज वेल। जनरली जो है ना वो सरफेस पे ही था, बट समटाइम्स इट वाज फाउंड अंडर द ग्राउंड एज वेल। कई जगह पे अंडर द ग्राउंड भी मिला है, ओके। देन इसका पोजीशन कैसा है, कई बार इट इज़ फाउंड इन अ सर्कुलर फॉर्मेट, लाइक अंदर बॉडी है तो इसके सर्कुल चारों तरफ जो है इसको लगाया गया। समटाइम्स इवन एक अगर बॉडी है तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही जो है वो लंबा सा खड़ा करके छोड़ दिया है, तो उसके बारे में भी है। अगर जब भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी तो व्हाट विल यू गेट टू नो आउट ऑफ इट, व्हाट आर यू गोइंग टू कंक्लूड, दैट देयर आर सम काइंड ऑफ बरियल्स बीनीथ इट। इससे ना इंडिकेशन क्या था, इससे पता क्या चल रहा था, ओके, इट इंडिकेटेड व्हाट, सो इट इंडिकेटेड दैट देयर आर बरियल्स, यानी इसके नीचे जो है किसी न किसी की डेड बॉडी जो है वो दफनाई गई है। इससे इनको देख करके ही ये चीज़ का जो अंदाज़ा है वो लगाया जाता था, ओके। बरियल्स में कुछ कॉमन फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ पीपल यूज टू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि मर जाने के बाद भी अगले जन्म होगा, और कुछ चीज़ें उनके साथ दफनाई जाती थी ये सोच के कि अगले जन्म में इसके काम आ जाएगी।
तो कुछ डिस्टिंक्टिव पॉट्स वगैरह जो हैं जिनको हम ब्लैक एंड रेड वेयर भी बोलते हैं, रेड वेयर, वो हमें जो है इनके साथ दफनाए हुए देखने को मिलते हैं। कुछ टूल्स और कुछ वेपन्स भी जो थे वो भी बरी अप किए गए थे, और ये वेपन्स जनरली आयरन के होते थे। कई बार जो है हमें स्केलेटन, जैसे हॉर्स का स्केलेटन जो है वो भी हमने देखा है, और घोड़े के कुछ इक्विपमेंट्स देखे, इवन समटाइम्स ऑर्नामेंट्स आपके गोल्ड और सिल्वर के, ठीक है, तो वो भी हमने देखे हैं। इससे एक और चीज़ पता चलती है, हाउ योर सोसाइटी वॉज। जिसने छोटे मोटे वेपन्स रख रखे हैं, ठीक है, वो कंपैरेटिवली वही चीज़ें अफोर्ड कर पाता होगा, तो वो उसके पास पैसे उतने होंगे कि वो वही चीज़ें खरीद सकें। लेकिन किसी के पास गोल्ड सिल्वर मिला, इसका मतलब देवर कंपैरेटिवली रिच, वो गोल्ड और सिल्वर भी अफोर्ड कर सकते थे। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें इससे ये भी आइडिया, रफ आइडिया जो है वो मिल जाता है कि हाँ, सोशल डिफरेंसेस भी थे, सोशल डिफरेंसेस भी थे, और इकोनॉमिक जो आपकी कह सकते हो जो डिस्पैरिटीज थी, जो डिफरेंसेस थे, वो भी क्लियरली इसमें विजिबल होते हैं। सो देर आर सम कॉमन फीचर, डेड बॉडीज विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स, रेड और आपके ब्लैक वेयर मिले, टूल्स वेपन्स मिले आयरन के, स्केलेटन है कहीं कहीं पे हॉर्सेस का, हॉर्स के इक्विपमेंट, स्टोन और गोल्ड के जो आपके ऑर्नामेंट्स हैं वो भी मिले। अब जाहिर सी बात है, जो जिसके पास स्टोन है उसमें उसके पास कम पैसे होंगे, तो इकोनॉमिकली दे आर नॉट वेल्दी इनफ, जबकि ये वाले जो है ये इकोनॉमिकली काफ़ी वेल्दी फैमिली थी। तो इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई व्हाट वाज देयर इकोनॉमिक स्टेटस एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। ओके, ब्रह्मगिरी जो है हमने एक बार पहले भी इसका जिक्र किया, ये कर्नाटका में है। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? आपके कर्नाटका में एक जगह है। अब हम डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं कि सोसाइटी में डिफरेंसेस कैसे थे, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको स्टोन और गोल्ड का, ठीक है, कि किसके पास क्या है, इससे आप पता कर सकते हो कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। फर्दर इसमें उसी के बारे में और आपके जो है फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया है। ब्रह्मगिरी जो है वो लोकेशन है आपके कर्नाटका में। यहाँ पर उनको एक स्केलेटन मिला है, एक डेड बॉडी मिली है, उसका स्केलेटन, ऑब्वियस सी बात है, अभी डेड बॉडी तो रही नहीं होगी, तो उसका स्केलेटन बन चुका है। तो उसका जो है कंकाल मिला है, और उस कंकाल के साथ उन्हें क्या क्या चीज़ें मिली है, देखने वाली चीज़ें तो वो है 33 गोल्ड बीड्स, ठीक है, 33 गोल्ड के सोने के मोती मिले हैं, 2 स्टोन बीड्स मिले, 4 कॉपर के बैंगल्स, ठीक है, और एक काउंट शेल मिला है। काउंट शेल देखा होगा ना, ऐसा ऐसा करके होता है, ऐसा ऐसा करके एक शेल सा होता है, उसको काउंट शेल बोलता है, ठीक है, सीप रखने वाली जो जगह हो गई उसे। तो ये काउंट शेल वगैरह जो हमें मिले हैं। एक स्केलेटन ऐसा मिला है जिसके साथ कुछ सिर्फ कुछ पॉट्स ही थे, तो जाहिर सी बात है इसके पास सामान कम है, इसका मतलब इसका इकोनॉमिकली कंडीशन बुरा है, और इसके पास इतना सारा सामान मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, तो इसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ हमने ये कंक्लूड की, ठीक है, इट शोज द कास्ट डिफरेंस, ओके, इट शोज द इकोनॉमिक डिफरेंस बेसिकली, ठीक है, ये इकोनॉमिक डिफरेंसेस बताता है। सेकेंड थिंग, इट टेल्स अस अबाउट द बिलीफ दैट दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि इस जन्म में मर जाओगे तो भी अगले जन्म आपको मिलेगा, ठीक है, उस लाइफ में आपको ये सारा काम आएगा, इसलिए हम दफना रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि वो पुनर्जन्म में विश्वास जो है वो रखते थे। ये बेसिक 2 कंक्लूजन्स जो है इन मेगालिथ वगैरह बरियल सारों को देख करके निकलता है। वर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कुछ बरियल स्पॉट्स, कुछ बरियल की जगह, कुछ जगह ऐसी भी है जो पूरी पूरी फैमिलीज के लिए? अब क्या पूरी फैमिलीज एक साथ खत्म होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या बोलना क्या चाह रहा है ये। देखो, कई बार क्या है, मेगालिथ में हमें एक से ज़्यादा जो है ना वो स्केलेटन्स, एक से ज़्यादा लोगों के कंकाल जो है हमें मिले हैं, ये ऐसा हुआ है कुछ जगह पे। तो इससे पता चलता है कि जब कार्बन डेटिंग होती है, जीन्स वगैरह चेक करते हैं, तो पता चलता है कि वो एक ही फैमिली के लोग हैं। ओके, क्या वो एक ही टाइम पे उनकी सबकी डेथ हो गई? नहीं, प्रोबेबली हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक फैमिली में पॉसिबल है, 2 में पॉसिबल है, सारी ही फैमिलीज में ऐसा ही हो गया, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं था, तो फिर उनकी एक ही जगह पे डेड बॉडी कैसे आई? इसका मतलब उसी जगह पे पहले किसी की डेथ हुई, वहां पे उसकी डेड बॉडी लगा दी गई। जब फिर उसी फैमिली में किसी मेंबर की डेथ हुई, तो इसे दोबारा दे डग्ड इट अगेन, उसको दोबारा खुदाई की गई और सेकंड डेड बॉडी जो है वो उसी के पास लगा दी। ऐसे ही तीसरी, और जितने भी उनके घर में मेंबर्स थे उन सबकी डेड बॉडीज जो है इसी में लगा दी गई। इस टेक्निक को हम बोलते हैं पोर्ट होल्स। पोर्ट होल्स में क्या होता है,
जो बाद में जिनकी डेथ हुई है उन सबकी जो डेड बॉडीज है वो उसी सेम ग्रेव में लाई जाती है जिसमें पहले उस फैमिली के मेंबर की डेड बॉडी ऑलरेडी होती है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं पोर्ट होल्स। ओके, पता कैसे चलता था? क्या मालूम कि यहीं पे दफन किया गया था? आज ही ऐसा थोड़ी है कि कल ही दफन करके आए, आज नेक्स्ट मर गया, उसके बाद नेक्स्ट मर गया तो पता चल जाए। नहीं, हो सकता है कोई 17 साल के बाद मरा हो, कोई 20 साल के बाद मरा हो, तो हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड दैट? तो उसके लिए वो साइन पोस्ट लगाते थे। मतलब ये डेड बॉडी है, इसके अराउंड सर्कल करके रख दिया, कुछ बोल्डर वगैरह कुछ निशानी बना करके वो छोड़ देते थे ताकि उनको बरियल साइट जब वो बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो दे यूज टू यूज द साइन पोस्ट विद रिगार्ड्स टू दिस। यहाँ से जो है बरियल सर्टेन फैमिलीज की जो हमें एक ही जगह पे मिले हैं उसके बारे में पता चलता है। तो पोर्ट होल्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। आइडेंटिफाई करने के लिए वो लोग साइन पोस्ट जगह है जो है वो यूज करते थे, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये चीज याद रखिएगा। ओके, देखिए एक रिवर है जो आपने मतलब बहुत पॉपुलरली सुनी होगी, जिस रिवर का नाम है कृष्णा रिवर, साउथ इंडिया में है, ठीक है। तो एक रिवर है, रिवर का नाम है कृष्णा रिवर। इस कृष्णा रिवर जब ये बह रही है तो इसकी ना एक ट्रिब्यूटरी है, इस ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? भीमा रिवर। रिवर भीमा। ओके, इस भीमा रिवर की अगेन एक ट्रिब्यूटरी है जिस ट्रिब्यूटरी का नाम है गोड, GHOD, गोड रिवर, रिवर गोड। ये जो ट्रिब्यूटरी है ना इसके किनारे पे हमें इनाम गांव मिलता है, ठीक है। ये बेसिकली कृष्णा रिवर जो है ना वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहते हुए आती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? गोड रिवर के किनारे ही इनाम गांव है। गोड रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? भीम रिवर की, जो खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी है। ओके, अब है क्या, कहते हैं कि 3600 से 2700 ईयर्स अगो अगर देखें ना तो यहाँ पे लोग जो है रहते थे, इनाम गांव में लोग रहते थे। हमें यहाँ पे एडल्ट्स के बरियर मिले हैं कि जो जनरली जो एडल्ट थे ना उनको ग्राउंड में बरियर किया जाता था और उनको स्ट्रेट पोजीशन में लेटाया जाता था, जबकि उनका जो सर है, उनका जो हेड है, उसका किस किस डायरेक्शन में होता था? नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ में। तो हेड नॉर्थ में करके उनकी डेड बॉडीज को हमेशा दफनाया गया। कई बार जो है जो हमें डेड बॉडीज है वो उनके घर में ही मिली है, विद इन हाउसेज, उन्हीं के घर में जो है डेड बॉडी दफन है, ऐसा मिला है। और उस डेड बॉडी के पास में ना वेसल है, मतलब कोई बर्तन है जिसके अंदर फूड और वाटर दोनों है, पानी भी है और खाना भी है। अब बोलोगे मैम अभी तक खाना पड़ा है क्या, अभी तक पानी पड़ा है क्या? नहीं, वो जब कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं तो उससे पता करते हैं कि इसमें क्या रखा होगा प्रोबेबली, ठीक है। तो उससे वो लोग ये जो है पता करते हैं कि इसमें क्या रखा था। ऐसा माना जाता है कि उस डेड बॉडी के साथ में वेसल था, उस वेसल में जो है माना क्या जाता है वेसल तो मिला है, उसमें फूड और वाटर था, ऐसा हिस्टोरियंस ने कंक्लूड किया है, ठीक है। ये हो गई एक बात। नाउ नेक्स्ट इज कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे एक इंसान के साथ ना एक जार है, ठीक है। इस जार के ना 4 टांगे हैं, के 4 लेग्ड है ये, ठीक है। ऐसा मतलब उसके साथ में दफन हुआ है। कहाँ पर है? कोर्ट यार्ड में, आंगन में, या कह कोर्ट यार्ड सॉरी, आपका बाहर जो वरांदा टाइप होता है ना वहाँ पे। और उसके उस घर में ना टोटल कितने कमरे हैं? 5 रूम्स है। और ये इनाम गांव का ना सबसे बड़ा जो है घर है ये, ठीक है। सबसे बड़ा घर है, लार्जेस्ट हाउस है उस साइड का। और ये पूरे सेटलमेंट के ना एकदम सेंटर में है, तो माना जाता है शायद ये बहुत ही कोई अच्छा वेल्दी फैमिली का होगा। इस घर में इवन एक ग्रेनरी भी है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था। ओके, तो वो ग्रेनरी जो है वो भी इस घर में हमें देखने को मिलती है। अगर बॉडी को देखोगे ना तो वो क्रॉस्ड लेग पोजीशन में है। ओके, आलती पालती मार के जैसे बैठता है ना, तो उस पोजीशन में इस बॉडी को जो है दफनाया गया है। ओके, तो इट इज क्रॉस लेग्ड पोजीशन। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। इनाम गांव के लोग जो है वो क्या काम करते थे? तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऐसे क्या क्या मिले हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को जिसके बेसिस पे वो ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ इनाम गांव के लोग ना ये काम करते होंगे। तो क्या एविडेंसेस है? उन्हें बीज मिले हैं, किस चीज़ के? वीट के, बार्ले के, राइस के, पल्सेस के, मिलेट्स के, पीस के और सीसम के।
इनमें से कुछ चीज़ें तो आपको याद होगी, हमने जब प्रीवियस चैप्टर किया था हड़प्पा में भी देखा था, जैसे आपका व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, पीस, ओके, सीसम, ये सब हमने पिछले वाले में भी देखा है। तो यहाँ पर एक नया है, वो मिलेट्स है, ओके। और गायब क्या है? लिनसीड, लिनसीड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना कि हड़प्पा में क्या था और इनाम गांव में एग्जैक्टली आपको क्या मिल रहा है। इसके साथ साथ में आपको बोन्स भी मिलती है एनिमल्स की। उन बोन्स में क्या क्या है? कैटल्स की बोन्स भी हैं, बफेलो की है, गोट की है, शिप की है, डॉग, हॉर्सेस, एस यानी गधा, पिग, सांबर, इट्स अ काइंड ऑफ डियर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, ये भी एक टाइप ऑफ डियर है, हेयर, और मैनगूस, ये एक टाइप का बंदर है, ओके, हेयर खरगोश, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सारे एनिमल्स के हमें बोन्स मिलती है। तो प्रोबेबली दो चीज़ें कंक्लूड होती है, एक, ये एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, लोग उनसे फेमिलियर थे। एंड द थर्ड थिंग इज कि इन पे जो हमें ना निशान मिले हैं, ठीक है, ऐसे कट के ना, कट मार्क्स जैसे निशान जो है ना, वो उनकी बोन्स पे मिले हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई जानवर है, ठीक है, आप उसको मार रहे हो और उसकी हड्डी पे भी तो वो फिर आपका लगेगा ना, जिस भी आप जो भी टूल यूज कर रहे हो उसका मार्क लगेगा। तो बोन्स पे जो मार्क्स हैं वो भी मिले हैं। तो उन मार्क्स को देख करके प्रोबेबली ये कंक्लूड किया है कि शायद वो इनको कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको, इनमें से जिनको वो खाने के लिए यूज करते थे। इन सब के अलावा ना इवन बर्ड्स भी मिलते हैं, क्रोकोडाइल मिला है, टर्टल, क्रैब, फिश, इन सब के बोन्स वगैरह भी मिलते हैं। मतलब इन सब के बारे में भी नॉलेज वगैरह था, वो भी एग्जिस्ट कर रहे थे। फिर कुछ फ्रूट्स का एविडेंस मिलता है, जैसे बेर हो गया, आंवला हो गया, जामुन हो गए, डेट्स हो गए, बहुत टाइप की बेरीज हैं, ठीक है, उन सब के बारे में भी है। तो ये कंक्लूड करते हैं कि शायद इन सबको जो है लोग जो गैदर करते थे, इकट्ठा करके वो लोग लाते थे, दे यूज टू कलेक्ट ऑल ऑफ देम। तो ये सारी ऑक्यूपेशन से क्या पता चलता है, मे बी वो हर्डर्स भी थे, दे माइट बी फार्मर्स भी होंगे वहाँ पे, ओके, हंटर्स भी थे। तो हंटर, गैदरर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, हमें चार तरीके की वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन जो है उसके बारे में पता चल गया। फर्दर हमें वेस्ट वगैरह जो मिले हैं उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्राफ्ट पर्सन्स भी रहे होंगे, ठीक है, यूटेंसिल मेकर्स वगैरह वो सारे यहाँ पे जो थे वो सब भी होंगे। फिर कुछ आर्टिशियंस भी होंगे, कुछ किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट वगैरह भी होंगे, कुछ लोग जैसे वेद मिल रहे हैं तो इनको लिखने वाले हमारे पास सेजेस भी होंगे। तो ये भी एक ऑक्यूपेशन लोगों का रहा होगा, ये भी पेशा उनका रहा होगा। ये सब हम कंक्लूड कर सकते हैं। आपके ना एक बॉक्स दिया हुआ है, व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल्स अस। इसमें क्या बताया जाता है बेसिकली कि जो कंकाल है वो आपको क्या बताता है। तो विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी पीपल आर एबल टू आइडेंटिफाई वेदर द डेड बॉडी इज ऑफ मेन और वुमेन। एक तो ये चीज़ हमें बताई जा सकती है। वी हैव लर्न दैट हाउ दी स्केलेटल स्टडीज दे आर हेल्पिंग अस नो द एग्जिस्टिंग सोशल एंड द इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस थे, ठीक है, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, फर्दर वी हैव आइडेंटिफाइड अबाउट देयर बिलीव्स कि दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। ओके, तो बिलीव क्या था? लाइफ आफ्टर डेथ। तो उसमें भी जो है ना उनका विश्वास था। ये चीज़ हमने स्केलेटल स्टडी से ही कंक्लूड किया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ दिया है ना वो चरक के बारे में दिया है। ये एक फिजिशियन था 2000 ईयर्स अगो जिन्होंने चरक संहिता जो है वो लिखी। लुक, इट इज रिटन एज संहिता, एम, लेकिन इसको प्रणन एस करेंगे, ओके। संहिता होता है ये, संहिता, चरक संहिता। सो चरक संहिता जो है वो लिखा है। अब ये चरक संहिता है क्या? इट इज़ अ बुक ऑन मेडिसिन, और इसमें जो है कुछ डिटेलिंग्स वगैरह दी है दवाइयों के बारे में। इवन इन्होंने ये भी बोला कि ह्यूमन जो बॉडी है उसमें 360 बोन्स हैं, और जो हमारी मॉडर्न एनाटॉमी है वो बोलती है कि वी हैव 200 बोन्स विच इज़ मोर सो सिमिलर टू इट। तो अभी हिस्टोरियंस ऐसे कंक्लूड करते हैं कि माइट बी ही माइट हैव कंक्लूडेड एडेड ऑल द टीथ, आपके जितने टीथ होते हैं, योर ऑल द जॉइंट्स, मे बी द कार्टेजेस, कार्टिलेज, कार्टिलेज, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टिलेज? इट मीन्स आपके बोन के जो टिश्यूज होते हैं, योर बोन टिश्यूज। तो वो ऐसा कंक्लूड करते हैं कि शायद इनको भी है ना उन्होंने ऐड करके इसको 360 कर दिया, अदरवाइज मोर सो इतना तो है ही। सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक इन योर बुक। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप करती हूँ मैं कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। फर्दर अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन आस्क मी। आपको ये पीडीएफ एज यूजुअल यूपीएससी एडुकेयर का जो टेलीग्राम चैनल है, ओके, यूपीएससी एडुकेयर, या आप इसका ऐसे डाल सकते हैं,
18। ओके, जब आप ये लिखोगे ना, टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपका मेरा चैनल जो है वहाँ पे मिल जाएगा। अब वहाँ पे भी इस PDF को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसका ग्रुप बना हुआ है, डिस्कशन ग्रुप, उसमें भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। आई ट्राई टू एड्रेस एज मच एज पॉसिबल. So I would like to end the chapter over here and this discussion over here. We'll meet tomorrow with a new chapter. That is the next chapter, 5th chapter of your book. So now I would like to take your leave. Thank you for attending the class. Thank you.